लड़की होना इतना भी आसान नहीं है। नज़र चाहे जिसकी भी बुरी हो, गलती चाहे किसी की भी हो, बुरा आपको कहा जाएगा। अगर किसी से बात नहीं की जाए, चुप रहा जाए, तो पता है लोग क्या कहते हैं? देखो तो अकड़ ज़रा इसकी, है क्या इसमें जो अकड़ रही है? अगर सबसे बात कर ली जाए, तो पता है क्या सुनने को मिलता है? अरे किस बंदी की बात कर रहे हो? पागल है वो तो, शोखी सी, हर किसी से फ्रैंक है। अगर कोई लड़की फैशन करती है तो उसको कहा जाता है कौन सा यार है तेरा जो इतना सजती है, आखिर दिखाती किसको है? या माँ इसको समझाती नहीं है। अगर कोई लड़की सिंपल रहती है तो कहा जाता है इसकी तो शक्ल देखने के काबिल नहीं। अरे कौन लेगा तुझे, कुछ खाया पिया कर। कोई सोशल मीडिया यूज़ करती है तो अरे कितनों के साथ चक्कर होगा इसका। इंस्टा चलाती है, पता नहीं कितने यार होंगे। अगर किसी लड़की को जॉब में इंटरेस्ट है तो इसे तो देखो ज़रा, इसे तो बस घर से बाहर रहने का शौक है, इसके बाप में हया ही नहीं है लगता है। अगर कोई उदास रहती है तो समझा जाता है कि ज़रूर इश्क में धोखा मिला है। कोई रोती है तो उसे यार से नाराज़ होगी, तभी आंसू बहा रही है। अरे किसी को तो जीने दो यार, क्या पता कोई पहले ही ज़िंदगी से कितना तंग है। क्यों मौत से पहले किसी की ज़िंदगी को जहन्नम बना रहे हो तुम लोग? शायद सबके नज़दीक अच्छी लड़कियां वही होती हैं जो पैदा होते ही मर जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व मान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो भाई ये लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और सुबह सुबह लोग फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं और मैं दावत की तैयारी कर रही हूँ। आज हमारे घर पर दावत है, भाभी की सिस्टर और उनके भाई आए हुए हैं। तो हम लोगों ने जब से वो आए हैं सोचा हुआ था दावत करेंगे करेंगे, लेकिन भाभी की सिस्टर बीमार थी और वो हॉस्पिटल आ जा रही थी। हमें ये था कि हॉस्पिटल के जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद दावत रखेंगे। तो बस सुबह सुबह मैं उसी की तैयारी के लिए किचन में आ गई थी। कोरमा बना रही हूँ, साथ में मैं इसके कस्टर्ड बनाऊँगी और फिर मटर वाले चावल बनाऊँगी, अगर तो गैस ने मेरा साथ दे दिया और इतनी चीज़ें मैं बना सकी। क्योंकि साथ ही रुबीना खड़ी होकर बच्चों के लिए नाश्ता भी बना रही है। उसने बच्चों को स्कूल भेजना, उनका लास्ट पेपर है और ये मैंने साथ ही दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि मैं जल्दी जल्दी साथ ही कस्टर्ड भी बना सकूं। अच्छा, अगर गैस आ रही हो ना तो जो काम मैंने तकरीबन 1.5 आवर में कंप्लीट किया था ना, यही काम हम कोई 2 ढाई 3 घंटे लगा देते हैं आराम से, क्योंकि पता होता है गैस नहीं जानी है। लेकिन भाई एक बात का मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर आप हिम्मत करें ना तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाता है। अच्छा, ये जितने भी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इनके ऊपर मैं बोल रही थी, बात कर रही थी और मैंने एज इट इज़ इसको शेयर करना था, बट मैंने जो टाइटल और थंबनेल आज लिखा है ना उस पर फिर मेरी बात रह जानी थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। क्योंकि उस बात को मैं तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए शेयर करना चाह रही थी, बट लाइव व्लॉगिंग के चक्कर में मैं वो कर नहीं पा रही थी। तो सोचा आज इन सभी क्लिप्स को मैं म्यूट करती हूँ। वैसे भी मैं खाना बना रही हूँ और साथ साथ ही बता रही हूँ कि मैं ये बना रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ, तो उससे बेहतर है कि आज वॉइस ओवर ही कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कस्टर्ड डालने से पहले जो मैंने केक डाला था ना, उसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट कस्टर्ड डाल देती ना तो नीचे से जो केक है ना वो थोड़ा ड्राई सा रह जाता है। तो मैंने क्या किया, दूध में थोड़ी सी चीनी को मिक्स किया और उसे मैंने केक के ऊपर डाल दिया, जिससे केक जो है ना वो बड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं कस्टर्ड डाल दूंगी। फिर ना पूछें, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुंह में फिर पानी आ रहा है। केक इंतहाई मज़े का लगेगा। और यहाँ पर रुबीना साथ साथ नाश्ता बना रही है, अपने फेमस पराठे बना रही है और साथ साथ मुझे कह रही थी कि सबको दावत दे दो। अब मेरे पराठे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो जिसने नाश्ता करना है ना मेरे पराठों का, वो आ सकता है। तो जिसने नाश्ता करना है ना वो आ जाए। रुबीना ने ऐलान कर दिया वह उसके पराठे आप लोगों के लिए हाजिर हैं। तो खैर जी, टॉपिक पे आते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर एक सिस्टर ने रब्ता किया और उन्होंने मुझे अपना दुख सुनाया कि मेरी शादी आज से 14 साल पहले हुई थी और शादी मेरी जो है ना मेरी सगी खाला के बेटे के साथ हुई थी। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में नहीं होते थे, वो थे अमेरिका में। और मेरी जो है ना सास और मेरी नंदे, उनका जो रवैया था ना वो उनके जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा मेरे साथ ना चेंज हो गया। मतलब मेरी जो सास थी वो मेरी सगी खाला भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मेरे साथ रवैया ऐसे था जैसे कि वो मेरी दुश्मन होती हैं या मैं उनकी दुश्मन होती हूँ। कहती मैं ये सोच के बर्दाश्त कर लेती थी कि चलें बड़ी है और सासों का और नंदों का रिश्ता ऐसा ही होता है। अगर मैं अपने शोहर के आगे जो है वो कंप्लेन करूँगी या मैं उनको ये बातें बताऊँगी कि घर में मुझसे मेरे साथ इस तरह रवैया रखा जाता है, मुझसे घर के बहुत ज़्यादा काम करवाए जाते हैं, नंदे जवान हैं माशाल्लाह, समझदार हैं, लेकिन काम नहीं करती हैं, तो मेरे हस्बैंड अब्रॉड में बैठे हुए वो परेशान हो जाएंगे। तो मैंने बिल्कुल एक मशरकी बीवी वाला किरदार निभाते हुए ना अपने शोहर को कभी कोई बात नहीं बताई।
कहती मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मेरे हस्बैंड जो है ना उनकी लीव ख़त्म हो गई और वो चले गए थे। अब वो कहती कि जब मेरे हस्बैंड शादी के बाद जाने वाले थे उससे पहले मेरी अल्लाह ताला से बड़ी दुआ थी कि अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ दे, ताकि अगर मेरे हस्बैंड जाएँ तो मेरा दिल लग जाए, वरना इनके जाने पर तो जैसे मेरा दिल फट जाएगा। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन कहती ऐसा नहीं हो सका, अल्लाह पाक को जो मंज़ूर था नहीं हुआ ऐसा। और फिर मेरे हस्बैंड चले गए, 2 साल तक उन्होंने फिर वापस नहीं आना था। इन 2 सालों में मैंने अपने ससुराल में जितनी कह सकते हैं ना उतनी तकलीफ़ें देखी कि मेरे इन-लॉज़ ने मुझे मोबाइल रखना अलाउ नहीं किया हुआ था कि भई अगर तुम मोबाइल रखोगी तो तुम्हारे दूसरे लोगों के साथ राब्ते बन जाएँगे। हमारा बेटा नहीं है, जिनका औरतों के शौहर बाहर होते हैं, वो क्या करती हैं, वो दूसरी जगह मुँह मारती हैं। तो कहती मैंने डर के मारे मोबाइल रखा भी नहीं कि ऐसा ना हो कि कल कोई और मुझ पे बात करे ना करे, मेरे ससुराल वाले ही मेरे पर कोई तोहमत लगा दें, तो उससे बेहतर है कि मैं मोबाइल ही ना रखूँ। मेरे हस्बैंड की जब भी कॉल आती थी मेरी सास सुनती थी और जब वो मेरा पूछते थे, कहते थे कि मेरी बात करवा दो, तो मेरी सास कह देती थी कि वो सो गई है, उसको तो और कोई काम ही नहीं है, हम लोग तो तंग आ चुके हैं उससे, उसके नखरे उठाकर तंग आ चुके हैं। इस तरह के वो इल्ज़ाम लगाया करती थी मेरे पर, अक्सर मैं खुद अपने कानों से भी सुनती थी। और मैंने कितनी दफ़ा अपनी सास से शिकवा भी किया कि आप इस तरह के झूठे इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगाती हैं। तो जब मैं ऐसी बात करती थी तो यहाँ तक बात बढ़ जाती थी कि मेरी सास मुझे मारा करती थी और सम टाइम मेरे ससुर भी मुझ पर हाथ उठाया करते थे। कहती अल्लाह अल्लाह करके वक्त को हटा, 2 साल बाद मेरे हस्बैंड फिर पाकिस्तान आए और 2 मंथ के लिए वो आए थे। लेकिन अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि इन 2 मंथ में अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की खुशखबरी सुना दी, मैं प्रेग्नेंट हो गई। और जब मेरे हस्बैंड गए तब भी मेरा दिल नहीं था कि वो जाएँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि इनके जाते ही मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ जो है ना वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। मेरे हस्बैंड के सामने तो मुझसे ज़ारी-वारी जा रहे होते थे कि भई हम तो बहुत ही प्यार करते हैं। अच्छा, मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्यों जब आपके हस्बैंड यहाँ पर आए 2 साल के बाद, तो क्या आपने उन्हें नहीं बताया कि आपके इन-लॉज़ का ये बिहेवियर है आपके साथ? तो कहती हैं कि मैंने उनको थोड़ा बहुत बताया कि इस तरह मेरे साथ जो है वो इनका रवैया अच्छा नहीं है, और जब आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं सो नहीं रही होती हूँ, लेकिन अम्मी मेरी बात नहीं करवाती हैं, वो आपको कह देती हैं कि ये सोई हुई हैं। अब मेरे हस्बैंड ने सुनी, उन्हें बुरा भी लगा, लेकिन उन्होंने मेरे सामने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, शायद अपनी माँ और बहन की इज़्ज़त मेरे सामने रख रहे थे। तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि मेरा मकसद कतई भी अपने शौहर को शर्मिंदा करना नहीं था। कहती उसके बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड जब चले गए तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरा ट्रीटमेंट किसी हॉस्पिटल में करवाने के बजाय ना ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स होती है ना, इनके पास ले जाना शुरू कर दिया। अब कहती मेरी जैसी प्रेगनेंसी का 5th मंथ स्टार्ट हुआ तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रह रहा था, और मैंने अपनी सास से इस बात का गिला भी किया कि मुझे लेडी हेल्थ वर्कर के पास ना लेके जाए, मुझे किसी सही हॉस्पिटल लेकर जाएँ जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट किया जाए। मुझे तकलीफ़ रहती है और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ना मुझे वोमिट रोक रही है, मेरा सर दर्द रहता है हर वक्त। लेकिन मेरी सास ने मुझे यही कहते रहना कि नहीं आपको समझ नहीं है, आपका पहला बेबी है, तो मैं तो ज़माना शनास हूँ। इस तरह की बातें वो मुझे करके लेडी हेल्थ वर्कर के पास ही लेके जाया करती थी। अब वो कहती कि मेरी 4 नंदें थी और जो मेरी सबसे बड़ी नंद थी ना वो मैरिड थी और वो भी मेरे साथ ही प्रेग्नेंट थी, और मेरी सास हर वक्त उन्हें कॉल करके कभी खाने का पूछती और हर वक्त यही ताकीद करती रहती कि जो इस सिटी का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है ना और सबसे बेस्ट गायनी डॉक्टर है उसके पास जाना, किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास ना जाना। अपने हस्बैंड से अपनी हर बात मनवाओ, उसे कहो कि मुझे फल ला कर दिया करे, मुझे फ़िश ला कर दो, मुझे चिकन ला कर दो, और मेरी खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो। मतलब इस तरह की पट्टियाँ वो अपनी बेटी को पढ़ाती थी। लेकिन मेरी तबीयत पर वो मुझे यही कहती थी कि ये तो बस ड्रामे कर रही हो, ऐसा नहीं होता है प्रेगनेंसी में, ऐसा हमारे साथ तो नहीं कभी हुआ है, हमने भी 6-6 बच्चे पैदा किए हैं। तो इस तरह की बातें करके वो मुझे खामोश करवा दिया करती थी। कहती मैं जब बहुत ज़्यादा तंग हो जाया करती थी तो अपनी मदर को कॉल करके बताती थी कि ये मेरे साथ ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, और मुझे इतनी भी इजाज़त नहीं होती थी कि मैं अपनी मदर के घर जाकर रह सकूं। अगर एक दिन रहती थी तो मेरी सास फ़ौरन से मेरी मदर को कॉल कर देती थी कि इसको भेज दो, अगर इसको कुछ हो जाएगा, इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो आप लोग ज़िम्मेदार होगे। इस तरह की बातें वो मेरी मदर को भी किया करती थी। तो मेरी मदर की भी यही कोशिश होती थी कि मैं ना अपने घर वापस आ जाऊँ, मुझे हमेशा समझा बुझा कर भेज दिया करती थी। अब कहती मुझ पर जो भी तकलीफ़ गुजर रही थी वो तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपने बच्चे को लेकर ना मैं बड़ी परेशान थी, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था। लेकिन मेरी सास उसी LHV के पास मुझे लेकर जाया करती थी, वो मेडिसिन दे रही थी, मैं जब लेती थी मुझे आराम भी आ जाता था, लेकिन जितना उसका छोटा सा क्लिनिक था उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो मुझे यही था कि यहाँ पर अगर मैंने डिलीवरी करवाई तो ऐसा ना हो कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। और कहती जो मेरे खदशात थे ना वही सही साबित हुए। मेरा 8th मंथ ख़त्म होने वाला था जिस वक्त मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हुई, और मुझे जो है उसी वक्त ये लोग इमरजेंसी में लेकर गए।
है। पहले तो उसी LHV के पास लेकर गए ना, जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए। जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की डेथ को 3 दिन गुजर चुके हुए हैं और बच्चा 3 दिन से पेट में डेड है और इनका सी सेक्शन करना पड़ेगा। वहाँ पर कहती मेरी सास ने एक और महाज खोल दिया कि जी इसका सी सेक्शन नहीं करना है, आप नॉर्मल डिलीवरी करो, जो कि किसी सूरत भी मुमकिन नहीं थी। लेकिन मेरी सास मुझे उसी LHV के पास फिर लेकर आ गई और उसे कहा कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी करो। अब उस LHV ने खूब जोर लगवाया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी तो उसने कर दी, लेकिन मेरी एक बेबी ट्यूब फट गई और दूसरी बेबी ट्यूब मेरी कुछ डैमेज हो गई, उसमें भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। आपको शर्म क्यों आती है? क्यों आती है? रोहान कहाँ पर है? और ये हमारे घर एक छोटी अंग्रेज आई हुई है और उसके बाद ये सबसे छोटा अंग्रेज आया हुआ है। जोहान, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एप्पल खा रहे हो? एप्पल खा रहे हो? एप्पल खा रहे हो? एप्पल खा रहे हो? इसको समझ ही नहीं आ रही मेरी। क्या कह रहा है? सेब को ना चित्राली में पलोक कहते हैं। अच्छा, सेब को चित्राली में पलोक कहते हैं। हाँ। ये वो खा रहा है। हाँ। बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा अपनी वीडियो बनवा रहा है। सुल्तान से तो अच्छा है। इसको पता नहीं ना। अच्छा जी, वहाँ पे मैंने वॉइस ओवर जो है वो स्टॉप कर दिया था। वहाँ पर मैं ओरिजिनल वॉइस इसलिए चला रही थी ताकि मैं आपको अपने घर आने वाले अंग्रेज़ से इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। ये मेरी भाभी की सिस्टर का बेटा था और ये बच्चा जहाँ पर भी जाता है लोगों को लगता है ये बच्चा अंग्रेज़ है और पूछते भी हैं कि ये इसके बाल इस तरह के गोल्डन है, आप लोगों ने कलर करवाए हैं या ये कुदरती ऐसे हैं, और अक्सर तो लोग इसको अंग्रेज़ समझते हैं। और यहाँ पर हमारे घर वाले ना पठान स्टाइल में खाना खा रहे हैं। अब ये मत कहिए कि प्लेट्स में क्यों नहीं खा रहे हैं, तो भाई पठानों में चावल इसी तरह ट्रे में खाए जाते हैं, प्लेटों वाला रिवाज नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये अंग्रेज रो रहा था। खैर जी, उन सिस्टर वाली बात को कंप्लीट करते हैं। वो सिस्टर कहती हैं कि अब मेरी शादी को 14 साल हो चुके हुए हैं और मेरी सास मुझे बांझ होने के ताने देती हैं। अपने बेटे के सामने रोध होकर वो सच्ची हो गई कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था और मैं तो अच्छे डॉक्टर के पास ही लेकर जा रही थी, इसी ने लापरवाही की, इसका ब्लड प्रेशर हाई था, ये खाने को कंट्रोल नहीं करती थी। ऐसी बहुत सी कहती उन्होंने बातें की और रोध होकर सच्ची हो गई और मेरे हस्बैंड ने भी उनकी बातों पर यकीन किया। आज कहती मैं रोती हूँ लेकिन मेरे रोने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब मैं मां नहीं बन सकती हूँ। तो बड़े बड़े दुख मौजूद हैं इस दुनिया में। उन बहन के लिए दुआ है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें और जो उनके साथ हुआ अल्लाह ताला की इसके पीछे ज़रूर कोई हिकमत होगी। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनकी औलाद नहीं होती लेकिन वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं, तो आप भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ भी बहुत अच्छे मामलात करेंगे इंशाल्लाह। तो बस जी, अपनी वीडियो का अख्तिताम करती मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मुझे, ढेर सारा सपोर्ट। तो इजाज़त चाहती हूँ, हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन। तो ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, ढेरों ढेर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।